दूसरी सिमिलरिटी इन दोनों में क्या है कि एक्टिन इन दोनों में होता है जो कि कंट्रक्शन में हेल्प करता है। एक्टिन अटैच टू जी लाइन जेड लाइन थ्रू एक्टिन, ये आपने पढ़े होंगे स्केलेटल मसल में कि ए बैंड होता है, आई बैंड होता है, फिर हमारे पास उसमें जेड लाइन होता है। तो एक एक्टिन दूसरे एक्टिन के साथ जेड लाइन के थ्रू अटैच होता है। सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड, अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो या तो ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक फोबिक होते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि लिपिड बायलेयर होता है सेल मेम्ब्रेन में, आप लोगों को पता होगा। अब लिपिड बायलेयर जो मेम्ब्रेन होता है वो इस तरह से, उसमें ये फास्फोलिपिड बायलेयर से बना होता है सेल मेम्ब्रेन। उसका फास्फोलिपिड का एक हेड होता है, फिर दो टेल्स होते हैं। अब ये जो टेल्स हैं ये फैटी एसिड्स होते हैं और ये जो हेड है हमारे पास ये पोलर होता है, इसमें फास्फेट ग्रुप होता है। तो ये एक लेयर इस तरह से ठीक है अरेंज है ऊपर, और ये हमारे पास दूसरा लेयर यहाँ नीचे की तरफ से है। तो अब देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो टेल्स हैं ये वाले सारे ये फैटी एसिड से बने हुए हैं, मतलब लिपिड्स हैं। अब लिपिड्स क्या है? एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। अब लिपिड्स और लिपिड्स के दरमियान हमेशा जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं। और ये तो पोलर है, ठीक है, ये हेड, तो ये बाहर की तरफ फेस करेगा, सेल के बाहर की तरफ और सेल के इंटीरियर की तरफ, क्योंकि अंदर भी वाटर प्रेजेंट है, बाहर भी वाटर प्रेजेंट है, और ये भी पोलर है, हेड भी वाटर भी पोलर है, तो एक दूसरे की तरफ फेस करके और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर बनेंगे। तो ज़्यादातर बॉन्ड्स क्या हुए? लिपिड्स के आपस में हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हो गए, और ये जो हेड के वाटर के साथ बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस वजह से यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में जो बॉन्ड्स होते हैं, कहाँ पे था हाँ, सेल मेम्ब्रेन में बॉन्ड ज़्यादातर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोफोबिक प्लस कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कम होते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड मोर देन हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक। अब प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए, ठीक है। अब इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन वो थे जो कि पूरे के पूरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए थे, एम्बेडेड थे। फिर है पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन फिर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस उसमें ज़्यादा होती हैं। तो ये सारे आपने ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। अब जो हमारे पास तीन तरह के फिर प्रोटीन्स होते थे सेल के अंदर जो कि साइटोस्केलेटन बना रहे थे, तीन तरह के, एक को हम माइक्रोफिलामेंट कह रहे थे, एक को इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक को माइक्रोट्यूब्यूल। अब जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है? मसल कंट्रक्शन में हेल्प करते हैं। तो एक्टिन जो है, एक्टिन जो कि हेल्प कर रहा है मसल कंट्रक्शन में, वो एक माइक्रो फिलामेंट है। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होते हैं? सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। साइटोस्केलेटन है ना, सेल का स्केलेटन है, तो सेल के अंदर ये इस तरह से मौजूद हो, जैसे आप जब कोई रूम बनाते हैं तो उसको आप गार्डर देते हैं या उसकी सीलिंग बनाते हैं, तो वो क्या है? वो उसको सपोर्ट दे रहा होता है। या फिर आप पिलर्स बनाते हैं, पिलर्स छत को सपोर्ट दे रहे होते हैं। सेम इसी तरह सेल के शेप को भी एक सपोर्ट चाहिए, ठीक है, नहीं तो सेल क्या हो जाएगा? वो चिपक जाएगा, मतलब उसका जो साइज़ और शेप वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए साइटोस्केलेटन होता है। साइटोस्केलेटन में माइक्रो, इंटरमीडिएट और माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट वाला है ये फिर हेल्प कर रहा है सेल के स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करने में। फिर माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये सेल डिवीजन में और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिज में मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिज की हेल्प करते हैं, ऑर्गेनेलिज की मूवमेंट को हेल्प करते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं जैसे स्पाइनल फाइबर्स हैं तो वो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं। एक्टिन एंड माइक्रोविलाई क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स हैं। माइक्रोविलाई कहाँ पे होते हैं? ये आपको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते थे। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या था? एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे थे, और एक्टिन क्या कर रहे थे? कंट्रक्शन में हेल्प कर रहे थे। अब डेस्मिन है, वाइमेंटिन है, ये GFAP और साइटोकेराटिन है एंड न्यूरोफिलामेंट्स हैं। अब ये सारे क्या हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। साइटोकेराटिन आपको पता है स्किन के अंदर मौजूद होता है, एपिथेलियम, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के अंदर होता है, और ये डेस्मिन मसल्स में होता है। वाइमेंटिन हमारे पास एपिथेलियल सेल्स में होता है। सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजिला, माइटोटिक स्पैंडल्स या माइटोटिक स्पैंडल्स का दूसरा नाम है स्पैंडल फाइबर्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं किस चीज़ के? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। फिर है परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, अब सब्सटेंस की जो परमेबिलिटी है, ठीक है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मतलब एक मेम्ब्रेन है, उससे सब्सटेंस ने क्या होना है? क्रॉस होना है, तो किस चीज़ वो परमेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो उस सरफेस के, उस मेम्ब्रेन के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास कितना है। अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो परमेबिलिटी चीज़ों की ज़्यादा होगी। अब डिफ्यूजन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब अगर वो मेम्ब्रेन है उसकी फिर थिकनेस अगर ज़्यादा है तो फिर यह डिफ्यूजन बहुत कम होगी,
मतलब जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी डिफ्यूजन उतनी कम होती जाएगी, इन्वर्सली रिलेटेड है। डिफ्यूजन ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ अलविलो कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर गैस की जब डिफ्यूजन करते हैं तो वो भी सरफेस एरिया ऑफ अलविलो कैपिलरी मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। ये अभी मैंने आपको बताया था आगे पहले भी कि टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन कितनी होगी। अब यहाँ पर हमारे पास लंग्स के अंदर ये अलविलाई हैं, इन अलविलाई के करीब से ये क्या पास हो रहा है, ये कैपिलरी। तो ये हमारे पास यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक के ज़रिए ट्रैक किया, ब्रोंक्योल्स के थ्रू अलविलाई में आ गया। अब ये अलविलर मेम्ब्रेन और साथ में कैपिलरी मेम्ब्रेन यहाँ पे इसमें अटैच होते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं। तो अलविलो कैपिलरी मेम्ब्रेन इसको कह रहे हैं कि अलविलाई का और कैपिलरी का जो मेम्ब्रेन है उसका हमारे पास सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से अलविलाई में आएगा, फिर बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन ब्लड में जाके फिर हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर पूरे बॉडी में जाएगा। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इस कैपिलरी और अलविलाई का तो उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होगी लंग्स के अंदर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, ऑस्मोटिक प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी हमारे पास जैसे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर मेनली कौन बना रहा होता है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन्स। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का ये मतलब होता है कि जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या है, उस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को दूर नहीं जाने देते, उस सॉल्वेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, अपने साथ अटैच रखते हैं, क्योंकि सॉल्यूट की ये खासियत है कि वो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट प्रेजेंट हैं तो वो सॉल्यूट क्या है, अपने सॉल्यूशन के सॉल्वेंट को दूर जाने नहीं देंगे। तो ये क्या होता है, ये जो दूर नहीं जा रहा है सॉल्वेंट, ये एक प्रेशर की वजह से हो रहा है और उस प्रेशर को हम कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और वो ऑस्मोटिक प्रेशर कौन बना रहा होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये भी यही कह रहा है कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है इंक्रीज नंबर, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के उतनी ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगी, उतने ज़्यादा वो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और सॉल्वेंट को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। जैसे ब्लड वेसल के अंदर अल्ब्यूमिन अगर होगा तो वो सारे फ्लूइड को, वाटर को क्या है, अपने साथ अट्रैक्ट किए रखेगा और उसको ब्लड वेसल से बाहर जाने नहीं देगा वाइल सर्कुलेटिंग। लेकिन अगर कम हो जाए अल्ब्यूमिन तो फिर क्या है, फ्लूइड कैपिलरी से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया ना, अल्ब्यूमिन कम हो गया है। वाइल कैलकुलेटिंग प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी, प्लाज्मा का जो ऑस्मोलैलिटी होता है उसको जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम लोग सोडियम को मल्टीप्लाई करते हैं एनाइंस के साथ। एनाइंस कौन से होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं ना, और फास्फेट्स। वाटर इंटर्स इनटू सेल थ्रो, वाटर जो है सेल में किसके थ्रू इंटर होता है, पोर्स के थ्रू। उन पोर्स को कह रहे होते हैं एक्वा पोरिन्स। एक्वा मीन्स वाटर, पोरिन्स मीन पोर। वाटर के लिए जो पोर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में तो उनके थ्रू वो एंटर होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन थ्रू, वही बात है, पोर्स हैं। वाटर फ्रॉम सेल इंटर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस थ्रू फिल्ट्रेशन। हाँ, अब वाटर सेल में तो पोर्स के थ्रू जा रहा है, लेकिन सेल से वापस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जब आएगा तो उस वक्त फिल्ट्रेशन के थ्रू आएगा। और वाटर गोज़ फ्रॉम प्लाज्मा इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड थ्रू फिल्ट्रेशन। और सेम जब वाटर प्लाज्मा से मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा, मतलब ब्लड कैपिलरी से निकल के वहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा तो वहाँ पर भी फिल्ट्रेशन के थ्रू जाता है। परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इंक्रीजेज इन पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया में मेम्ब्रेन्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मीन ट्रांसपोर्टेशन रेट ऑफ म्यूकस इन नेज़ल म्यूकोजा इज़ 12 मिलीमीटर पर मिनट। अब जो म्यूकस होता है नेज़ल म्यूकोजा में उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन रेट क्या होता है, 1 मिनट में वो 12 मिलीमीटर मतलब 1.2 सेंटीमीटर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। नॉर्मल फ्लूइड लास्ट 24 हार्स थ्रू परस्पायरेशन। अब परस्पायरेशन क्या होता है, स्किन के थ्रू हमारे पास फ्लूइड निकल रहा होता है। एक तो हमारे पास स्वेटिंग के थ्रू निकल रहा है, लेकिन अगर स्वेटिंग ना हो रहा हो वैसे एवोपरेशन की फॉर्म में जब निकल रहा होता है उसको कहते हैं परस्पायरेशन। तो परस्पायरेशन के थ्रू 24 हार में जो फ्लूइड लॉस होता है नॉर्मली वो 200 to 400 ml होता है। ये परस्पायरेशन और स्वेटिंग इन दोनों का मकसद क्या होता है, बॉडी के हीट को निकालना और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, स्पेशली गर्मियों में होता है ना। फ्लो थ्रू ओरिफाइस डिपेंड्स ऑन अपॉन डेंसिटी। अब ओरिफाइस किसको कहते हैं, होल को, छोटा सा अगर होल हो वहाँ से अगर फ्लो हो रहा है कोई फ्लूइड तो वो फ्लूइड का फ्लो वहाँ से जब फ्लो कर रहा है तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक कैपिलरी है, ये उसका ओपन एंड है, तो यहाँ से फ्लूइड अगर वो जाएगा तो हमारे पास ओरिफाइस से वो डिपेंड करता है फ्लूइड का डेंसिटी पे, कि फ्लूइड की डेंसिटी अगर कम है तो ओरिफाइस से उसकी फ्लो तेज़ी से होगी, लेकिन अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो स्लोली होगा। फ्लो थ्रो मीडियम, लेकिन अगर किसी मीडियम से हमारे पास क्या है कोई फ्लूइड पास
कोई चीज़ कोई पार्टिकल पास कर रहा है तो उसका फ्लो पर डिपेंड करेगा विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे। अब विस्कोसिटी, अब ब्लड क्या है, एक मीडियम है, उस ब्लड के अंदर फॉर एग्जांपल अल्ब्यूमिन फ्लो कर रहा है। अब अल्ब्यूमिन का फ्लो क्या है, किस चीज़ पे, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि उस ब्लड की विस्कोसिटी कितनी है। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो फ्लो कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी तो फ्लो ज़्यादा होगी। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अभी आते हैं ऑर्गेनलीज की तरफ, सेल के जो ऑर्गेनलीज हैं। सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कौन कर रहा होता है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल जो होता है, टॉक्सिक डोसेस में अगर अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन का आपसे पूछें तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। लेकिन अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन अगर नॉर्मल डोज में अल्कोहल मौजूद है तो फिर उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है, पेरोक्सिसोम। क्योंकि पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेजेस होते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो कि डिटॉक्सिफाई करते हैं अल्कोहल को। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम, ये आप लोगों को पता है, ये आपने पढ़े हुए हैं बेसिक FSC में भी, और बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है। अब लाइसो का जो वर्ड है उसका लाइटिक से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ब्रेक डाउन। सोम का मतलब होता है, सोमा से निकला हुआ है जिसका मतलब है बॉडी। मतलब ये इस तरह के बॉडीज़ हैं, इस तरह के ऑर्गेनलीज हैं जो कि लाइसिस करते हैं, जो कि ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन किस चीज़ की करते हैं, बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स की, और अनयूज्ड या अनयूज्ड जो प्रोटीन्स वगैरह सेल में होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करता है लाइसोसोम। तो किसकी मदद से ब्रेक डाउन करता है, एंजाइम्स की मदद से। उन एंजाइम्स को नाम देते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। मतलब ये जो एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के अंदर वो वाटर की मदद से बड़े पार्टिकल्स को की ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा, पेरोक्सिसोम ओरिजिनेट। अब पेरोक्सिसोम ओरिजिनेट कहाँ से बन रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से वेसिकल बनेंगे, वो जाके फिर क्योंकि एंजाइम्स भी उधर ही बन रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएंगे तो वो पेरोक्सिसोम बन जाएगा। और लाइसोसोम ओरिजिनेट हो रहा है कहाँ से, गोल्गी बॉडी से। लाइसोसोम जो है उसका जो मेम्ब्रेन है गोल्गी बॉडी से निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। फिर है कंटिन्यू विद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने याद रखने हैं। कंटिन्यू विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या कंटिन्यू होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक का उसके साथ अटैच होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ इस इस तरह होता है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर ये पोर्स होते हैं ना, डबल होता है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह डबल मेम्ब्रेन होता है। अब जहाँ पर ये पोर्स है ना, वहाँ से फिर ये आगे हमारे पास इस तरह से ये आर ये होता है, तो इस तरह नेटवर्क है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर कंटिन्यू होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। फिर है निसल सब्सटेंस इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब निसल सब्सटेंस कहाँ पे होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब निसल सब्सटेंस क्या होता है, निसल सब्सटेंस भी इसको कहते हैं, निजल बॉडी भी कहते हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ के अंदर होते हैं, वहाँ पर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं। अब उस रफ एंडोप्लाज्मिक और उन राइबोसोम्स को कलेक्टिवली हम लोग नाम दे रहे होते हैं क्या, निजल बॉडीज़ या निजल सब्सटेंस। ये असल में ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, राइबोसोम क्या होता है, ग्रेन्यूल्स की तरह नज़र आ रहे होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इनको निजल बॉडीज़ कहते हैं। लाइटिक सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, लिपिड्स को बनाना और स्टीराइड्स को बनाना। स्टीराइड हार्मोन्स को भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है। तो लाइटिक सेल का काम क्या था, टेस्टोस्टेरोन को बनाना, जो कि एक स्टीराइड हार्मोन है। तो इस वजह से उसके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीराइड हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन बन सके। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। पावर हाउस का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एटीपी बनाता है और वही एटीपी क्या करता है, एनर्जी देता है सेल को सर्वाइव करवाता है और सेल की ग्रोथ करवाता है। और सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम इसके अंदर होता है और इसके अंदर अपना आरएनए होता है और एंजाइम्स होते हैं। ये सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को खुद रेप्लिकेट करवाएंगे। मतलब न्यूक्लियस के डीएनए की ज़रूरत नहीं है, न्यूक्लियस से सिग्नल्स की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद माइटोकॉन्ड्रिया को जब ज़रूरत होगी, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की सेल्स को जब ज़रूरत होती है ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ब खुद अपने कॉपीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, रेप्लिकेशन करता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की मेटाबॉलिज्म माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपको पता है क्रेब साइकिल का प्रोसेस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। इसके अलावा पायरुवेट जो बनता है साइटोप्लाज्म में, वो भी जाके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होता है, ठीक है। पायरुवेट कब बना था, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से ना, साइटोप्लाज्म में बना था, वो भी फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होके वहाँ पर पायरुवेट जो है कन्वर्ट होगा एसिटाइल CoA में। इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे थे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA।
तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। क्रेब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और इसके अलावा शॉर्ट चेन फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये सारे आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं? एक न्यूक्लियस है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया है। गोल्जी बॉडीज़ का एक फंक्शन क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ सेल। सेल के अंदर जो मुख्तलिफ वो होते हैं, मालिक्यूल्स होते हैं, उनकी पैकेजिंग कौन कर रहा होता है? गोल्जी बॉडीज़। उनके इर्द गिर्द क्या है? मेम्ब्रेन चढ़ाता है, और उस मेम्ब्रेन की फॉर्म में जब वो रिलीज़ करता है उन चीज़ों को, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं सेक्रेटरी वेसिकल। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें बनती हैं, उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन चढ़ा के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको रिलीज़ करता है साइटोप्लाज्म में, उसको फिर कह रहे थे ट्रांसपोर्ट वेसिकल। और गोल्गी बॉडी जो रिलीज़ कर रहा था उसको कह रहे थे सेक्रेटरी वेसिकल्स। और इसी फॉर्म में सेक्रेटरी वेसिकल की फॉर्म में गोल्गी बॉडीज़ किसको रिलीज़ कर रहा था? लाइसोसोम को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में किसको रिलीज़ कर रहा था? पेरोक्सिसोम को। अब प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स क्या है? कौन करवाता है? राइबोसोम्स करवाता है, मोर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ऑप्शन में राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों होंगे तो आपने राइबोसोम को करेक्ट करना है। अगर वो नहीं होगा ऑप्शन में राइबोसोम, तो फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टिक करना है आपने। सेंट्रियोल, अच्छा सेंट्रियोल्स में सेंट्रियोल क्या बनाते हैं? बेजल बॉडी, ठीक है। बेजल बॉडी मेक्स सीलिया एंड फ्लैजिला। अब सेंट्रियोल जो होते हैं सेल के अंदर, ये हमने पढ़े थे कि ये न्यूक्लियस के आसपास होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? यही सेंट्रियोल। फिर इसके बहुत सारे फंक्शन थे। अब ये फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है सेल का, ये एक सेल मैंने बनाया एनिमल सेल, ये न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द यहाँ पर क्या होते हैं? ये सेंट्रियोल होते हैं, दो होते हैं। सेल डिवीजन के दौरान चार हो जाते हैं, दो इस तरफ दो उस तरफ। अब ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये हमारे पास एक तो हमारे पास बना रहे होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, इनसे क्या निकलते हैं? स्पाइंडल फाइबर्स निकलते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। स्पाइनल फाइबर्स जो कि सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे होते हैं। और यही सेंट्रियोल हमारे पास क्या करते हैं? बेजल बॉडीज़ बनाते हैं। इनसे इस तरह से बेजल बॉडीज़ बनते हैं, और ये बेजल बॉडीज़ से फिर क्या बनते हैं? इस तरह से फ्लैजिला। और सीलिया भी इन्हीं बेजल बॉडीज़ से फिर क्या है? छोटे छोटे इस तरह से बहुत सारे सीलिया भी इसी से बनते हैं। तो बेजल बॉडी को कौन बनाता है? सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल बेजल बॉडी बनाएगा, और बेजल बॉडी फिर सीलिया और फ्लैजिला बनाएगा। तो फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।